आज का टॉपिक है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है या इसी को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं हम लोग। अ, अभी तक जो हमने सीखा है वो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, या फिर कह सकते हो कि मॉडुलस क्या होता है, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हुआ तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ये भी आपको बताया गया था। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट एग्जैक्टली में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स inclined at theta degree, ठीक है, inclined at an angle theta, at an angle theta, then scalar product is defined as a dot b mod a mod b cos थीटा, ठीक है। ये ध्यान से देखें, वेक्टर ए वेक्टर बी, ओ ए बी, यही चीज, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड थीटा। ये हमारा थीटा हो गया, ठीक है। तो यही हमारा डॉट प्रोडक्ट कह सकते हो या स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हैं। जो डेफिनेशन देख रहे हो ए डॉट बी का मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यही हमारा डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। और थोड़ा ध्यान से सुनना है इसको। ये तो डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको, मैथमेटिकल डेफिनेशन, लेकिन हर चीज का मैं आपको ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी बताते आ रहा हूँ कि माइंड में क्या पिक्चर बनने वाला। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। ये ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है आखिर डॉट प्रोडक्ट का? किसी को पता है ज्योमेट्री में क्या हम लोग जानते हैं इसको? एनीवन? फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब पढ़े, टेल टू हेड से मैच करते हैं। और कोई? ए डॉट बी का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली माइंड में क्या पिक्चर बनता है? ठीक है, चलिए देखिए। खैर देखो, फिजिक्स में तो खाली डेफिनेशन आपको पढ़ा के निकाल दिया गया होगा, लेकिन एक्चुअल चीज आप यही मैथ्स में सीखोगे कि क्या एग्जैक्टली इसका मतलब होता है, ठीक है। मैंने एक वर्ड प्रोजेक्शन बताया था, याद आ रहा है? हाँ, कल डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पढ़ा रहा था, तो उसी में एक वर्ड था दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या पढ़ा था? पार्ट या ब्रांच कह सकते हो, ठीक है। जैसे जीजीपीएस, मैंने बोला जीजीपीएस 5 का और चास का हो गया, तो 5 का कुछ पार्ट क्या होता है, चास में भी इन्वॉल्व होता है, कुछ ऑर्डर होते हैं तो चास में भी जाता है, ठीक है। तो सेम ऑर्डर चास में भी जाएगा, तो यही बताया था ब्रांच, मतलब कि अच्छा देखो, इसको इसको मैंने ज्वाइन कर दिया यहां से, इसको ऐसे कर लो, यहाँ देखें, ठीक है। हमारे पास जो डायग्राम है वो ध्यान से देखिएगा। सपोज ए, इसका नाम ए और इसका नाम बी कर दिया मैंने, ठीक है। ए एंड बी यहाँ पर रख दिया है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, ऐसे करके। तो इसका नाम मान लो एम रख लिया और ये वाला एन हो गया,
ये वेक्टर हमारा ए है और ये वाला वेक्टर हमारा बी है। तो इन ट्रायंगल ओ एम बी की बात कर रहा हूं। कम ऑन, किसकी बात हो रही है? ओ एम बी की बात हो रही है। बताओ अनिकेत, ये हमारा एंगल यहाँ पे थीटा है और ट्रायंगल ओ एम बी की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? कॉस थीटा लिया मैंने, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, बी बाई एच होता है। तो बेस का काम कौन करेगा यहाँ पे? देखो तो, हाँ ये एंगल है ओ एम, वेरी गुड, ओ एम और बाई ओ बी, यही होगा ना, बेस बाई हाइपोटेनस। नाउ दिस कॉस थीटा, ओ एम को रहने दो ओ एम, और ओ बी, ये जो ओ बी है, क्या इसको मॉड बी वेक्टर रख सकते हैं हम लोग? ये पूरा ओ बी है वेक्टर, लेकिन मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसका क्या कर देंगे? मॉड लगा देंगे। हमने मॉड लगा दिया, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया बी कॉस थीटा, ये हमारा आ गया ओ एम, इट इज ओ एम। क्लियर है? ओ एम। नाउ अब जो डेफिनेशन आपको डॉट प्रोडक्ट का बताया गया है, ए डॉट बी कैन बी रिटन व्हाट? मॉड ए मॉड बी एंड कॉस थीटा, यही पढ़ाया गया ना। तो ए डॉट बी रहने दो, यहीं पे छोड़ दो, और इसके जगह, कम ऑन, इस पूरे के जगह मैं क्या नाम रखूंगा? ओ एम, ओ एम रख सकता हूं मैं इसको, दिख रहा है? अच्छा एक बात बताओ, ओ एम किसके टर्म में एक्सप्रेस किया गया है? बी के टर्म। जैसे समझो ये चास ब्रांच, ये 5 ब्रांच, तो चास ब्रांच में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? 5 का ब्रांच, हेड ऑफिस भी इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब ओ एम किसके टर्म एक्सप्रेस किया जा रहा है? बी के टर्म में। तो कह सकते हैं कि बी का प्रोजेक्शन किस पर है? ओ एम पर है। क्यों? क्योंकि ओ एम किसके टर्म एक्सप्रेस की जा रही है? बी के टर्म एक्सप्रेस की जा रही है। बात समझ? मान लो कि स्कूल का आप आई कार्ड लगा के जाते हो, तो स्कूल और आई कार्ड मतलब यू आर द पार्ट ऑफ जीजीपीएस। क्यों कहेंगे? क्योंकि जीजीपीएस का कुछ पार्ट, उसका नाम क्या कर रहे हो आप? लेकर के चल रहे हो रहा है कि नहीं ये चीजें? तो आप ऐसे इसको इनरोल कर सकते हो। तो ओ एम इज द पार्ट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ओ एम इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बी। ओ एम में कौन घुस गया है बताओ? बी वेक्टर आ रहा है, इसलिए। तो कह सकते हैं ए डॉट बी रहने दो और डिवाइडेड बाई मॉड ए रखो, और इक्वल टू क्या हो गया? ओ एम। और इस ओ एम का नाम क्या रखेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ, कम ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ बी कहां पर? ऑन ए वेक्टर। ओ एम कहां पर है? ए का ही पार्ट है ना, ओ एम इज द पार्ट ऑफ ए, कह सकते हो इस तरह से कर, मतलब ओ एम किस पे लाई कर रहा है? ए वेक्टर पर। तो कह सकते हैं कि ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी, ठीक है, या कह सकते हो ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी, लेकिन कहां पर? पूरा लाइन कौन सा है? हाँ ओ ए। तो कह सकते हो ओ एम ये किस लाइन पे लाई कर रहा है? ए वेक्टर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझ में आया कि जब भी ए डॉट बी अगर आएगा तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मतलब अब यहां से फॉर्मूला बन गया, यहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इस पे क्वेश्चन में बहुत पूछता है। बी का प्रोजेक्शन अगर ए निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई जिस पर बोल रहा है, जिस पर बोल रहा है उसी का मैग्नीट्यूड। इसका उल्टा भी हो सकता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन कहां पर? बी। तो डेफिनेशन क्या होगा? ए डॉट बी होगा, लेकिन डिवाइडेड बाई, हाँ जी, बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर। अच्छा इसको देखो तो इसको कुछ और फॉर्मूला भी हल्का सा बना सकते हैं। हाँ, ए का यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, दिख रहा है? इन दोनों को साथ में अगर रखोगे तो वी कैन राइट ए कैप डॉट बी वेक्टर, और यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको फटाफट कॉपी कर लो।
कॉपी कीजिए। नेक्स्ट, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी, बी डॉट ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी, ए डॉट सी। ठीक है, या फिर बी प्लस सी डॉट ए, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन, अगर ए डॉट बी 0 होगा तो क्या हो सकता है बताओ एनीवन? हाँ, ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। समझ रहा, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। क्यों होगा? क्योंकि ए डॉट बी में क्या होता है, cos थीटा आता है कि नहीं, और cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 होगा तो सब मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए डॉट बी ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। और उसी तरह से 5 नंबर में आई डॉट जे, जे डॉट के, या फिर के डॉट आई शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। यहां से उसके बाद एम ए डॉट बी कर लो, या फिर एम ए डॉट बी कर लो, या फिर ए डॉट एम बी कर लो। ये सबका वैल्यू सेम होता है। ये लिखिए, यहाँ मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूरे का होल स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ये होना है। उसके बाद आ जाओ 8 नंबर, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, तो मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 a डॉट बी। 9 नंबर देखिए, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। ठीक है, तो वी आर गेटिंग एज अ मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर। ये लिख, नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट in term of its component, in term of its component, let a वेक्टर तो a1 i, a2 j और a3 k कैप, और b वेक्टर तो b1 i, b2 j और b3 k कैप। ठीक है, हमारे पास a वेक्टर है और b वेक्टर है।
ठीक है, दोनों वेक्टर यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। तो देखो होगा क्या, ये पूरा को पूरा के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो a1i प्लस a2j और प्लस a3k और डॉट लेट मी राइट b1i प्लस b2j और प्लस b3k। दिख रहा है सभी को? क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखना। ये i वाला जितना टर्म है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो। अच्छा, i j k समझ में आ रहा है? i j k क्या है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है। और ये आपस में कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो इसलिए देखो यहाँ पे दिया गया है कि i डॉट j, दिख रहा है i डॉट j, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो जब भी 90 होगा तो क्या होगा, 0। तो i डॉट j 0 हो गया। लेकिन यही चीज अगर होता i डॉट i, कम ऑन, मैंने क्या बोला, i डॉट i, तो इसका वैल्यू कितना होगा, क्यों होगा 1 बताओ? क्योंकि देखो इसका मॉड लेंगे फिर इसका मॉड लेंगे और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि सेम ही है ना। तो जब दो एक्सिस या दो लाइन सेम है तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनना है, 0 डिग्री बनेगा। और कॉस 0 का वैल्यू कितना, और यहाँ यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1, तो नेट कितना होगा, 1 होगा। तो जब i और j का डॉट होगा तो 0, लेकिन सेम के साथ डॉट होगा तो 1 होगा। ठीक है, तो जरा बताओ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो किसके साथ होगा, पहले i वाला के साथ आएगा। तो इसके साथ तो ये समझ में आ गया, a1 हो जाएगा और b1 भी हो जाएगा, और i डॉट i कितना बन जाएगा, 1। लेकिन जैसे ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो i डॉट j का वैल्यू 0, तो 0, तीसरा भी क्या हो गया, 0। उसी तरह बचेगा क्या, a2 वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ तो 0 होगा, लेकिन इसके साथ 1 होगा क्योंकि सेम सेम है। तो लेट मी राइट a2 b2 प्लस उसके बाद a3 b3, तो यही हमारा है a डॉट का वैल्यू कंपोनेंट के टर्म में अगर आता है तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल से समझिए आप, a कैन बी रिटन 2i प्लस 3j माइनस 4k एंड b वेक्टर कैन बी रिटन i माइनस 2j प्लस 2k, और मुझे इसका a डॉट b निकालना है। क्या करना होगा बताओ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ। सिंपल सवाल। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 है, इसके पहले कुछ नहीं है तो बताओ क्या है, 1 है, और प्लस फिर 3 इंटू कितना, -2, फिर क्या करेंगे, -4 इंटू 2, ये हो गया 2 -6 -8, सब सॉल्व कर दो, कितना हो गया, -14 और +2 -12। तो a डॉट b कैन बी रिटन एज अ -12। क्लियर है? जब भी कंपोनेंट आएगा तो i वाला को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। सिंपल सा रूल, और ये बहुत लोग जानते भी होंगे ये चीज। कॉपी कीजिए इसको। देखो इतना अगर हो गया, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल। सी एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे। देखो एक ये लिया, एक ये लिया, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, ये हमारा एंगल हो गया। वी नो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस थीटा, सो ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। ठीक है, यही हमारा कॉस थीटा निकल जाएगा। अगर एक्चुअल वैल्यू आया
तो मान लो थीटा 30 45 60 जो भी होगा, और नहीं आए तो इनवर्स के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल बता रहा हूं मैं, यहाँ ए वेक्टर 2i माइनस जे और प्लस के, बी वेक्टर माइनस 2i प्लस जे एंड प्लस 3k हो गया। ठीक है, तो ए डॉट बी दिख रहा है आप लोगों को, ए डॉट बी, तो 2i माइनस कितना हो गया, अभी ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या बताया गया था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और मुझे एंगल ही निकालना है, यहाँ पे एंगल इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो सिंपल कॉस थीटा कैन बी रिटन ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ए की जगह, अच्छा ए डॉट बी की जगह क्या रखेंगे, यही है ना, 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट माइनस 2i प्लस जे कैप प्लस 3k कैप बाई, यहाँ क्या रखेंगे 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी में माइनस 2i प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। दिख रहा है, ऐसे रखेंगे हम लोग। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 1 इंटू 3 अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रखेंगे। मॉड कैसे कैलकुलेट होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे करके सॉल्व कर लो। -4 -1 प्लस 3, इसका वैल्यू कितना होगा, चलो अंजन बता, 6, इसका कितना होगा, हाँ 14। ठीक, ये 14 हो गया, ये कॉस थीटा तो हो गया। अब बताइए, थोड़ा कैलकुलेशन करके देखिए, -5 प्लस 3 -2, यही है ना भाई, और √6 इंटू √14, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -2 बाई √6 इंटू √14, क्योंकि ऐसा वैल्यू तो पता हैगा नहीं, जब नहीं है तो इनवर्स के फॉर्म में हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए चलो एंगल फटाफट लिखो सब। देखिए यहां तक अगर हो गया, देखो लाइफ में क्या होता है ना, एक चीज, विल पावर का नाम सुने हो, विल पावर, अच्छा क्या लगता है कि ये विल पावर, अच्छा विल पावर होता है क्या है, विल पावर का मतलब सिंपल भाषा में कि हम जब चाहे अपनी विल के बेसिस पर किसी काम को कर सकते हैं, इसी को कहते हैं विल पावर। आपके हिसाब से क्या लगता है, इंसान के पास विल पावर लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है, बोलो, अनलिमिटेड होता है, उधर से अनलिमिटेड, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता है। देखो विल पावर लिमिटेड होती है, आप जब चाहोगे अपनी इच्छा के बेसिस पर नहीं कर सकते हो, नहीं बुला सकते। और विल पावर कैसे बढ़ता है पता है, ये आपके अच्छा खाने से, सोने से, अच्छा सोचने से, एक्सरसाइज करने से, और अच्छा मेंटेलिटी वाले पर्सन के साथ रहने से, ये लिमिटेड होती। हर दिन आपको लिमिटेड विल पावर मिले, ये मिथ है, मिथ का मतलब समझ में आता है, भ्रम है कि विल पावर जब हम चाहेंगे सुपरमैन बन जाएंगे और काम को कर देंगे, नहीं होने वाला है। जितने प्रोडक्टिव लोग होते हैं, मैं अपने बुक में इसके बारे में बताया हूं कि जितने प्रोडक्टिव लोग हैं ना, इस कंसेप्ट को जानते हैं। कुछ लोग के माइंड में है कि विल पावर अनलिमिटेड होता है, जब हम चाहेंगे इसको बुला लेंगे, जब चाहेंगे वो शक्ति हम डेवलप कर लेंगे, नहीं होता है। तो वो लोग जानते हैं कि विल पावर लिमिटेड होती है और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पता है वो क्या करते हैं, टाइमली सोते हैं, कम से कम 6 से 8 घंटा प्रॉपर नींद लेते हैं, वो खाते हैं बढ़िया से, अच्छा क्वालिटी का फूड, खाली मैगी चाउमीन पे नहीं रहते, वो अपना डाइट मेंटेन करते हैं। तीसरा अपना एक्सरसाइज मेंटेन करते हैं और अपना सोच पॉजिटिव रखते हैं। और जब, और लिमिटेड का मतलब कि हर दिन मान लो एवरेज
किसी को मान लो कि 100 जूल का विल पावर मिला है, कुछ लोग अगर ये सब मेंटेन नहीं करेगा तो उसका पता है अच्छा से सोएगा नहीं तो उसका 50 से रहेगा, अच्छा से खाया नहीं 40 से मिलेगा, दिन भर में नहीं मिलेगा। होता है ना, कभी रात भर पार्टी शार्टी किए, नींद नहीं आया, सुबह देखो विल पावर कैसा रहेगा। होता है ना, कभी शादी पार्टी वाला घर देख लेना, रात भर तो खूब जाग गए, दूसरा दिन तो जहां है वहीं पे छितराए हुए हैं, वहीं पे सोए हुए हैं जाके। अगर अनलिमिटेड रहता तो अलग बात होती, समझ में आ रही बात। तो ये जो होता है ना, अब जैसे अटेंशन, और ये जहां पे ध्यान जाता है, जहां पे आपका ध्यान लगता है, वहां से कुछ जूल खत्म हो जाएगा। अब सुबह उठ के क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हाई पता है कब रहता है, सुबह में मिलेगा आपको 100 जूल की एनर्जी। और जितने प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो सबसे बढ़िया वाला काम, सबसे अच्छा वाला काम सबसे पहले कर लेते हैं। और जिनको इस कंसेप्ट का नहीं पता है तो सबसे पहले उठ के क्या करेगा, इंस्टाग्राम खोलेगा, करते करते 2 घंटा वहां पास कर दिया तो पता चला 30 जूल बचा ही है, और लास्ट में 2-4 जूल बचता है तो वहां पे पढ़ाई करने जाता है, और वो भी इधर उधर करके बातचीत करके वो भी खत्म हो जाता है। इस मिथ को ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपके पास जो विल पावर है, काम करने की अटेंशन है, वो बहुत लिमिटेड है। और आजकल का ह्यूमन स्पेन जो हो गया है, अटेंशन पावर जो फोकस करने की, वो गोल्ड फिश से भी कम हो गया। उसका 9 सेकंड है और हम लोग 8 सेकंड हो गया, 8 सेकंड के बाद तुरंत भटक जाता है। ये अभी बुरा हाल चल रहा है। तो जहां आपका टेंशन कहीं जाएगा वहां से एनर्जी क्लिक होगी, लीक होगी, और धीरे धीरे करके कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको जितना हो सके बचाइए, ट्राई कीजिए ये सब चीज। चलिए देखिए, क्लियर। अब देखो, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जहां पे अभी हम लोग काम करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, component of a vector along and perpendicular to the vector। ये देखो, component of a vector along and perpendicular to the vector, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा देखिएगा। ये एंगल ए वेक्टर ओ एम, इसका नाम बी रख लो, यहां पे ए कर लो, और ये ए वेक्टर हो गया। ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से सुनना। अभी कहा गया है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसका कंपोनेंट, बी का कंपोनेंट इसके अलोंग और इसी के परपेंडिकुलर। मतलब हमको क्या फाइंड करना, ओएम वेक्टर फाइंड करना, अलोंग इस वेक्टर के अलोंग है, और इसी पे परपेंडिकुलर कौन है, ओएम है। इसके अलोंग में कौन जा रहा है बताओ, ओएम, और इसी पे परपेंडिकुलर कौन है, बीएम। मतलब टारगेट हमारा क्या हो गया, ओएम वेक्टर निकालना है और बीएम वेक्टर निकालना है, ठीक है। ये वेक्टर हमें कैलकुलेट यहां पर करनी है, ठीक है। ये खाली ध्यान से देखिएगा, बीएम बोलो एमबी बोलो जो बोलो, वेक्टर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी लिख सकते हो। हमने ये चीजें लिखा, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। इन ट्रायंगल ओ बी एम, ठीक है, तो ओ बी इक्वल टू ओ एम प्लस एम बी, कैसे लिखा गया ये कैसे लिखा गया है, चलिए। पाइथागोरस थ्योरम वेक्टर के फॉर्म में, और देखें क्या बोलता है सब, कैसे लिखा गया है थोड़ा बताओ। इसलिए तुम लोग को इतना प्यार आता है हम। अरे ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन,
ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दो का डायरेक्शन सेम, एक का डायरेक्शन उल्टा, दोनों को स्क्वायर करने पे पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। मान लो ये और ऐसा वाला ट्रायंगल मिलेगा तो नहीं होगा, 90 डिग्री बनेगा ये वाला, तो इसलिए पाइथागोरस लग गया। देखिए ये समझ में आया, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो गया। अच्छा, ओबी को क्या लिख सकते हैं छोटा फॉर्म में, बी वेक्टर लिख सकते हैं, ओएम को ओएम रहने दो, और ये हमारा क्या है बताओ, एमबी वेक्टर है ना, ये हमारा एमबी वेक्टर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा अच्छा, एमबी निकाल लो, तो एमबी को कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर माइनस ओएम वेक्टर, इसका यूज थोड़ा बाद में करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। नाउ एकदम सिंपल, अच्छा ये कैसे लिखे थोड़ा इसको बताइएगा। ये थोड़ा बताओ तो ये कैसे लिखे हम। हाँ, किसी भी वेक्टर का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हमने ओएम वेक्टर लिखा तो ओएम का मैग्नीट्यूड और ओएम किस डायरेक्शन में है जी, तो किस डायरेक्शन में है, ए के डायरेक्शन में, यही ना, ए वेक्टर जो मेन है हमारा, ए वेक्टर उसके डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा ओएम थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओएम हमारा ए कैप यहां पर दिख रहा है, ए कैप, तो ओएम को कैसे लिख सकते हैं थोड़ा बताओ। यहां देख लो, ये ट्रायंगल लगा करके, अब यहां पर इन ट्रायंगल 90 डिग्री वाला ओ एम बी, ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होना है, ओ एम बाई मॉड बी, यही होगा ना, तो ओ एम कैन बी रिटन व्हाट है, मॉड बी कॉस थीटा, ये तो पता है सब, तो यहां पे ओ एम की जगह क्या लिखेंगे, मॉड बी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, ए वेक्टर हो, ए कैप हो गया। अब थोड़ा यहां बताइए, अभी कॉस थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बाई मॉड ए, अभी पढ़ा है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल कॉस थीटा कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी, और इधर क्या है, एक ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसल, तो ए डॉट बी बाई मॉड ए, ठीक है, मॉड ए, और ये हमारा ए कैप हो, और दिस इज नोन एज ओ एम वेक्टर, तो यही हमारा ओ एम वेक्टर है, ये हमारा ओ एम वेक्टर, ठीक है, तो ये वेक्टर कैसा वेक्टर हो गया बताओ, किस डायरेक्शन में है, हाँ, और किसी का मन कर रहा है इसको हटाने का, ए कैप हटाने का, तो कैसे हटा देंगे ए कैप, ए कैप का फॉर्मूला आपको पता है, मॉड ए रहने दो, क्या लिखते हैं हम लोग, ए वेक्टर और बाई इसका मैग्नीट्यूड, तो वी आर हैविंग ओ एम वेक्टर ए डॉट बी, और यहाँ पे ए वेक्टर बाई क्या, मॉड ए का होल स्क्वायर, यही हो ना, मॉड ए का होल स्क्वायर, ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, तो यही हमारे पास वेक्टर यहाँ पर दिख रहा है। देखो ये ओ एम क्या हो गया, ओ एम जो निकला है अलोंग, ये अलोंग निकला है, ठीक है, और परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर कौन सा था, टारगेट पहले बताए थे, एक ओ एम और दूसरा एम बी, तो नाउ एम बी इक्वेशन 1 निकाल के दिखाया हूं मैं, देखो ये बी वेक्टर माइनस क्या है, ओ एम वेक्टर है, तो बी वेक्टर और माइनस ओ एम की जगह ए डॉट बी
और यहाँ पर a डिवाइडेड बाई क्या हो गया, मॉड ए पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया एम बी वेक्टर, यही आपको निकालना था। अगर ओ एम निकल गया तो उसको खाली बी में से माइनस कर देना, सिंपल सा बात। ठीक है, चलिए टॉपिक लिखिए, फटाफट लिखिए उसको। ठीक है, चलो देखो, एक क्वेश्चन लिखिएगा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मॉड ए इक्वल टू 3, मॉड बी इक्वल टू 5, मॉड सी इक्वल टू 7, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में एंगल आपको बनाना है। ठीक है, इसका एंगल क्या होने वाला है, देखो इसका प्रोसेस क्या होना है। जैसे इफ हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है, और साथ साथ मॉड का कुछ कुछ वैल्यू दिया हुआ है। मॉड तक कैसे पहुंचेंगे, आप क्या कर लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, है ना। दोनों साइड मॉड लगा दो, क्योंकि हमको मॉड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इधर भी मॉड और इधर भी हमने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया, दोनों साइड हमने मॉड लगाया। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि ये मॉड लगाने पे ऐसा नहीं है कि अपने आप दोनों में मॉड चला जाएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा तब जाकर जाएगा। और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। देखो तो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाया हूं मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड का होल स्क्वायर कुछ लिखाया हूं, मॉड ए का होल स्क्वायर मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ये ध्यान दीजिएगा डॉट है, ए डॉट बी है, एंड मॉड सी का होल स्क्वायर। ये याद आ रहा है, देखा। ठीक है, अब क्या करोगे यहां पे, तो आई विल राइट 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, और सी की जगह क्या 7 का स्क्वायर, सो 9 प्लस 25 2। ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होगा, फिर वही लिखो, ए मॉड बी कॉस थीटा 49। ठीक है, और बताइए, दोनों को ऐड कर लो, 34 प्लस 2 इंटू मॉड ए फिर से दिया हुआ है 3 5 इंटू कॉस थीटा 49। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया 30 कॉस थीटा, और इसको उठा के इधर माइनस कर दो, 49 में 34 को माइनस कर 15 हो जाएगा, ये कैंसिल कर लो 2 बार में, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना 1/2, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री पर 60 डिग्री, यही होता है ना, तो एंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम इसको बनाएंगे। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, सबको उठाकर उधर ले गया, यही हमारा प्रोसेस। देखिए इस बार सेकंड क्वेश्चन पहले से कैसे डिफरेंट है, कंडीशन दोनों में सेम है, लेकिन इस बार जो निकालना वो कुछ अलग है। तो इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए ए बी और सी इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, तो यहां रखो ए प्लस बी और सी यहां रहने दो, मॉड कर दो इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आया, दोनों साइड मॉड लिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। हालांकि 3 का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन 2 का तो पढ़ाया था मैंने। अगर 3 होता ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, तो क्या जानते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2ab प्लस bc प्लस सी, ऐसे रख सकते हैं। तो उसी तरह यहां रखो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, मॉड सी का स्क्वायर और प्लस 2 कॉमन निकाल लो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और सी डॉट ए शुड बी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक और लिखा हुआ है वेयर, यहाँ डाल दीजिएगा ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। क्या है बताओ, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर जरूर लगा दीजिएगा। तो ये 3 हो जाएगा और डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। अब डायरेक्ट देखो क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 3 को उठाकर उस साइड ले जाओ। तो अब जो बचेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और सी डॉट ए -3/2, यही हमारा आंसर, -3/2 विल बी द